Welcome everyone, welcome to your YouTube channel. So in this video, we are going to discuss about 3rd September 2021 the Hindu newspaper analysis. So देखिए इसके अंदर हम आज important न्यूज़ देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जितने पॉसिबल पूछे जा सकते हैं. आप इनको अपना ऑनलाइन नोट मेकिंग जो अगर आप कर रहे हैं तो वेरी वेल, बिकॉज आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा अगर कोई न्यूज़ बार बार डेली आ रही है. अगर आप अपनी नोटबुक में नोट्स इसके बना रहे हैं सो आप इनको रिवाइज करें ताकि आपको पता हो. रिवाइज तो इनको भी करना देखिए, लेकिन आपको इसका पता हो कि आपने कौन कौन सी बातें रिपीट नहीं की. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो न्यूज़ है हमारे पास वो है CJI फ्लैग्स कम्युनल कंटेंट इन मीडिया. इन मीडिया में कम्युनल कंटेंट देखने को मिल रहा है. ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है. हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट में? NV रमन्ना जी हमारे क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. देखिए ये हाईएस्ट रैंक होती है जुडिशरी के अंदर इंडिया की, अगर मैं बात करूं मैं. ठीक है, डेफिनेटली लिखा भी हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है. देखिए इन्होंने क्या बताया है. इन्होंने बताया है कि ये रिमार्क इन्होंने 3 जज के बेंच के साथ मिलकर दिया है. हेडेड बाय हिम, डेफिनेटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके हेड थे. 3 जो ये बेंच था, 3 जजेस का बेंच. इसमें बताया कि प्रॉब्लम इज एवरीथिंग इन दिस कंट्री शोन विद अ कम्युनल एंगल बाय द सेक्शन ऑफ मीडिया. कह रहे हैं कि मीडिया क्या करता है कि कम्युनल एंगल से दिखाता है हर एक चीज को. ठीक है, और इससे हमारी जो कंट्री का है नाम वो भी बदनाम होता है. ठीक है, ये ओरली उन्होंने बोला था. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है. इन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो वेब चैनल्स होते हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, एक्सेट्रा, दे नेवर रिस्पॉन्ड, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी. ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे देखिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. अगर कोई कुछ बोलता है तो कौन अकाउंटेबल होगा, कौन उसकी जवाबदारी लेगा? ठीक है, तो कोई अकाउंटेबल नहीं है. तो ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है. चलिए अब हम पढ़ते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट के बारे में. देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट होती है वो कितने एज तक रहती है? देखिए याद रखिएगा 65 ईयर्स और 6 ईयर्स. देखिए या तो जॉब के 6 ईयर हो जाए पहले या 65 के उनकी एज हो जाए. ठीक है, अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, आर्टिकल 1 to 4 आपको ये ध्यान रखना है. अगला है पहली बार कब फॉर्मेशन हुआ इनका? देखिए 28 जनवरी इस पोस्ट का 28 जनवरी 1950 को ये फॉर्म हुई थी पोजीशन. ठीक है, और पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे HJ कन्या. तो ये नेम आप याद रखिएगा, CJI. ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है. और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे? देखिए नई दिल्ली में. आप सब जानते हैं इस चीज को, डेफिनेटली नहीं भी जानते तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो जगह है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में. अब आपको 2-4 बात और इंपॉर्टेंट याद रखनी है एग्जाम के लिए. वो क्या है कि पहले चीफ जस्टिस जो बने थे, देखिए मोस्टली क्या होता है कि सीनियर मोस्ट जो बनते हैं, लेकिन 1973 में क्या हुआ कि पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे बने थे AN राय. तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था 3 सीनियर जजेस से ऊपर लाके. ठीक है, आपको याद रखना है. ऐसे ही आगे होता रहा तो ये सिस्टम ये बन गया. इज दैट क्लियर? तो ये आपको याद रखना है. अब यहाँ पर आता है एक आर्टिकल 145. अब आर्टिकल 145 क्या कहता है? देखिए इट सेज द सुप्रीम. देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि चीफ जस्टिस काम देगा और जजेस को. ठीक है, डेफिनेटली मींस केसेस प्रोवाइड करेंगे बाकी जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनको. ठीक है, और ट्रांसफर भी करेगा केसेस को बड़े बेंचेस पे. जैसे मान लीजिए अभी 3 जजेस का बेंच था, ये तो हो सकता है 5 का, 7 का, ऐसे. तो उन बेंचेस पे केस को ट्रांसफर करेंगे. देखिए अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इनको अपॉइंट करने के लिए क्या होगा? जैसे मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो रहे हैं तो ये रिकमेंडेशन अपनी कलीग्स के साथ मिलकर भेजेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास, और नेक्स्ट क्या होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? अब इनका रिमूवल देखिए आर्टिकल 1 to 4 का पार्ट 4 कहता है कि ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट ओनली. ठीक है, तो इम्पीचमेंट होता है दोनों हाउसेज में. यहाँ पर कैसे होता है? देखिए यहाँ पर जब तक प्रेसिडेंट पास नहीं करते दोनों हाउसेज की तरफ एड्रेस, और कितने लोग चाहिए? देखिए मेजोरिटी ऑफ, याद रखिएगा इसको अच्छे से. देखिए मेजोरिटी ऑफ टोटल की टोटल मेंबरशिप कितनी है उसकी मेजोरिटी, यानी 50% से अबव, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. प्रेजेंट एंड वोटिंग मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम बात करते हैं, मान लीजिए 100 टोटल है किसी हाउस में फॉर एग्जांपल. ठीक है नहीं बट हम मान रहे हैं, तो उसका मेजोरिटी हमने मान लिया भाई 50%. ठीक है, तो यानी लगभग 50-51 लोग बोलेंगे तब
एक तो ये प्लस मान लीजिए उस दिन आए हैं हमारे पास 75 लोग, तो इसका 2/3 कर लीजिए। 100 में से 75 उस दिन आए हैं, तो 2/3 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई टू 50। तो देखिए, तो अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं, इतने दोनों ज्यादा आ रहे हैं, तभी जाके इनको आप इम्पीच कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे इम्पीच। तो प्रोसेस बड़ा ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी है, प्लस दूसरी बात इजीली रिमूवेबल नहीं है। दैट्स व्हाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो जाती है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से, और चेक एंड बैलेंस एक दूसरे पर रखते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट न्यूज इज फॉर इकोनॉमिक्स। देखिए यहां पर क्या बताया कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं 45% इन अगस्त। तो देखिए लेट्स सी क्या दिखाया जा रहा है यहां पर। इन्होंने बताया कि इंडिया का जो यहाँ पर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है अगस्त का, वो लगभग 33.14 बिलियन रहा है, यानी 45% इंक्रीज देन प्रीवियस ईयर। एंड प्री पेंडेमिक की बात करें, जो अगस्त 2019 की बात करें 2 साल पहले की, तो उससे 27.5% ये ज्यादा है। लेकिन ट्रेड डेफिसिट अभी भी ज्यादा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। देखिए ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि मान लीजिए एक कंट्री एक्सपोर्ट भी करती है और वो इंपोर्ट भी करती है। ठीक है, मान लीजिए इंडिया ही की बात कर लें, तो यहां पर इसको बोलते हैं ट्रेड। कैसे होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी हो गया ट्रेड का बैलेंस। ठीक है ना, ट्रेड का बैलेंस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर जितना एक्सपोर्ट आपने किया है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन डेफिसिट का मतलब क्या होता है? घाटा। तो देखिए अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, बेशक ही आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट क्या आएगा? नेगेटिव में एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट। अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट आपका ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो इसको हम ट्रेड सरप्लस भी बोल देते हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यही बेसिक बेसिक बातें आपके एग्जाम में आएंगी। आपसे ये नहीं पूछेंगे कितना इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये बातें पूछेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखिए हमारे पास, जो रिलेशन की बात करें, अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर बात हो रही है यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके जो ये मीटिंग हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसमें क्या बताया कि इंडिया कीपिंग अ वॉच ऑन द टाइज बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान। तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो टाइज हो रही है उस पर हमारी नजर है। यहाँ पर ग्रुप के जो स्पोक्स पर्सन ने कहा कि कश्मीर इशू है दो कंट्रीज के बीच में, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये इशू है, ये आप जानते हैं इस बात को, लेकिन हम फिर भी इस पे नजर रखे हुए हैं। वाई? देखिए इन्होंने बताया कि तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के हेड से, जो कौन है, मोहम्मद स्टेनक्जी, उनसे मिले थे कहां पर? दोहा में। और इंडिया के एनवॉय मिले थे कतर में। ये पहला साइन था कि हम कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं किसके बीच में? तालिबान और इंडिया के बीच में। ठीक है, आपको ये याद रखना है, तालिबान और इंडिया के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है। अब देखिए कम्युनिकेशन क्रिएट होता है तो धीरे धीरे कोऑपरेशन होता है, ऐसे करके हो सकता है माइट भी कि आने वाले समय में कुछ अच्छा ही हो। तो देखिए कह रहे हैं इंडिया तालिबान की जो दोहा में मीटिंग खत्म हुई, पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे शेख रशीद अहमद, उन्होंने स्पेशल बॉन्ड बताया पाकिस्तान और तालिबान के बीच में। कहा कि हम कस्टोडियन है किसके? तालिबान के लीडर्स के। हमने उनकी देख रेख रखी है, हमने उन्हें घर, पढ़ाई लिखाई, होम, उनका दूसरा पाकिस्तान ही है। तो ये सब बातें बोलना, और वो भी तालिबान के लिए एकदम से, तो यहाँ पर हम इस पर ध्यान रखे हुए हैं इन सब मुद्दों पे। तो अभी देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये ऑटोनोमस लाइन की यहाँ पर बात हो रही है कि कश्मीर इशू पे अगर पूछा गया, जैसा कि उन्होंने कहा कि कश्मीर एक इशू है इंडिया और पाकिस्तान का। किनसे पूछा गया? स्टेकेंजी से, जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इंटरनल है हमारे पड़ोसियों का, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तालिबान की कमेंट्स एजर्ट करती है ऑटोनोमस लाइन क्रिएट हो जाएंगी, मिक्स्ड ओपिनियन यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस पे बड़ी ही एक नजर रखनी पड़ेगी ढंग से कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, कि कौन सा किसके ज्यादा क्लोज है। अब आ जाइए, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि दोहा किसकी कैपिटल है। ठीक है, दोहा किसकी कैपिटल है ये आपको बताना है। हमने इस न्यूज में देखा है वो नाम, सो आपको बताना है कि दोहा किसकी कैपिटल है। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखिए अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो यहाँ पर एक न्यूज आ रही है कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए लॉन्ग वेट करना पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है सेंटर को कि एक्सप्लेन करें कि क्यों डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अभी तक नहीं बनी। कांग्रेस कह रही है कि हमने इलेक्शन की डिमांड रखी है,
ये सब बातें तो देखिए चलती रहेगी। हमारे लिए मेन बात क्या है कि आर्टिकल नंबर 93 क्या कहता है, वो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट बताता है कि डिप्टी स्पीकर की एक पोस्ट होती है कहां पर, डेफिनेटली लोकसभा में, क्योंकि चेयरमैन कहाँ होता है, राज्यसभा में, आपको याद रखना है, ठीक है। राज्यसभा में और लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर की ये है। अब अच्छा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो डेफिनेटली इसको फिल करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर इन इंडिया, उनके हाईएस्ट अथॉरिटी वही है, ठीक है। तो ये बातें, ये तो पॉलिटिकल बातें देखिए, इनकी छोड़ दीजिए। यहाँ पर आ जाइए कि 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स लिए इसको फिल करने की, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टर्न डाउन हो गया था धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर मेन बात है क्या है कि मिस्टर बिरला जो स्पीकर है said that it was for the house to elect a deputy speaker and it was not the speaker's job, कि स्पीकर की जॉब नहीं है, हाउस ही इलेक्ट करता है डिप्टी स्पीकर। अब देखिए हमने कल डिस्कस किया था न्यूज में इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो आपको बताना है कि इलेक्शन कमीशन, आपने नोट्स में डेफिनेटली लिखा होगा कि किन पोस्ट के इलेक्शन करवाता है। सो आपको एक चीज बतानी है कि डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन क्या इलेक्शन कमीशन करवाता है या नहीं, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर? आगे आ जाइए, देखिए इन्होंने क्या बताया है, अगली न्यूज देखते हैं, लेट्स सी। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टू इंप्लीमेंट क्रेडिट बैंक। अब ये क्या है, अब ये 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या इंप्लीमेंट कर रही है, क्रेडिट बैंक। माइट भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेडिट बैंक समटाइम्स सीन इज न्यूज, ये किससे रिलेटेड है, लेट्स सी। देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है कि एक इनोवेटिव मेजर है, एकेडमिक क्रेडिट बैंक है, एकेडमिक, ओके। इसमें क्या है कि एनकरेज होगा मल्टी डिसिप्लिनरी, यहाँ पर जो एजुकेशन में चीजें हैं वो बदलेंगी थोड़ी सी, ओके। तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक स्कीम है जिसका नाम है ग्लू ग्रांट स्कीम। ये कह रहे हैं विदाउट सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर्स अदर एम्बिशियस इनिशिएटिव प्रपोज्ड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है उसमें काफी सारे ये कह रहे हैं कि एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन टीचर्स की कमी की वजह से क्या है कि हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इज दैट क्लियर? तो ये जो ग्लू ग्रांट नाम की स्कीम है, ये कहती है इस साल के बजट में आई है, यानी 2021 के बजट में आई है। ये कहता है कि इंस्टीट्यूशन इन द सेम सिटी वुड बी एनकरेज्ड टू शेयर रिसोर्स, इक्विपमेंट एंड इवन अलाउ देयर स्टूडेंट्स टू टेक देयर क्लास फ्रॉम ईच अदर। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है स्कीम ग्लू ग्रांट, ग्लू ग्रांट यानी स्टूडेंट एक शहर है मान लीजिए, ठीक है, उसमें जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो आपस में क्या है एक दूसरे से रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। माइट भी टीचर्स की बात कर लीजिए, स्टूडेंट्स भी वहां पर किसी भी उसमें इंस्टीट्यूट में जाके क्लासेस ले सकते हैं। देखिए इसके अपनी प्रॉब्लम्स हैं, माइट भी कोई एक कॉलेज फेमस हो उसमें सभी स्टूडेंट जाने लग जाए, इसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सामने, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है कि बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट और ये स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप इसको नोट डाउन कर ले कि ग्लू ग्रांट स्कीम किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या है कि पहली बार स्टेप लिया गया है कि एकेडमिक क्रेडिट बैंक हम बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, एकेडमिक काउंसिल ने अलग से हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बनाया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सिस्टम अलाउ करेगा स्टूडेंट्स को टू अटेन क्वालिफिकेशन बाय अमासिंग क्रेडिट्स रेदर देन स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑन कैंपस, कि कैंपस में आप इतने ड्यूरेशन तक पढ़े, इसके अलावा आप कैसे अपनी क्वालिफिकेशन ले सकते हैं क्रेडिट से, ठीक है। कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट आपको रिक्वायर होंगे, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, देन डिप्लोमा, देन अ डिग्री यू विल गेट। इससे क्या होगा, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स मिलेंगे आपको इन सब डिग्रीज में, ठीक है। तो ये याद रखना अच्छे से। स्टूडेंट्स कितने अर्न कर सकते हैं, 40% ऑफ देयर क्रेडिट इन ऑनलाइन स्वयं क्लासेस। देखिए ये जो स्वयं पोर्टल है ये आपको याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस के लिए है, तो ये क्रेडिट अर्न वो कर सकते हैं। एज यू ऑल नो, जैसे कि देखिए हम देख सकते हैं, जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं मान लीजिए, तो कितने टाइम तक हमने वो क्लास ली, तो वो रिकॉर्डिंग मान लीजिए आपका हो रहा है वहां पर, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने क्रेडिट हो गए। इस हिसाब से ये सिस्टम बनाया गया है। इज दैट क्लियर? आपको याद रखना है ये। देखिए नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास कि सीबीआई ने फाइल की है चार्जशीट इन बंगाल पोल वायलेंस। यहाँ पर अपॉइंट किए 10 आईपीएस ऑफिसर्स असिस्ट करने के लिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम बनी है इनको असिस्ट करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या आती है कि सीबीआई के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इनका प्रीवियस कुछ साल में ज्यादा रोल देखने को मिला है। देखिए सीबीआई जो है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। पहली बात तो किसके अंडर काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। तो ये जो एक डिपार्टमेंट है इसके अंडर ये काम करती है, ठीक है। अब आपको याद रखना है, देखिए मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज जो क्राइम्स होते हैं उनमें इसका ज्यादा रोल है, यानी मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्राइम ये हो रहा है।
अब आ जाइए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है वो क्या है कि सीबीआई आरटीआई के दायरे में नहीं आती। आरटीआई एक्ट कब आई थी? 2005 में। इसके दायरे में नहीं आती है। बेसिक ये पब्लिक अथॉरिटी हो लेकिन फिर भी नहीं आती है, ठीक है। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि सीबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, कैसे हुई। देखिए सबसे पहले 1942 में बनाया गया स्पेशल पुलिस पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ये बनाया गया था 1942 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। और देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है, देखिए इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको याद रखनी है। देखिए आपको बताना है कि प्रेजेंट में जो इनके डायरेक्टर हैं सीबीआई के वो कौन है, ठीक है। ये आप आराम से अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप सेल्फ करेंगे तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पे। देखिए हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो क्या बताती है, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2022 को रिव्यू किया जा रहा है, उनकी प्रिपरेशन को। मिनिस्ट्री गुजरात ने साइन किया है पैक्ट इस इवेंट के लिए, यानी गुजरात में अब की बार ये इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी देखिए क्या होता है ये डिफेंस एक्सपो। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ये आपके एग्जाम्स में काम आएगा ये। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने यहाँ पर रिव्यू किया है इस प्रिपरेशन को। डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पे होना है? केवडिया। केवडिया कहाँ है? गुजरात में डेफिनेटली, ये तो हम देख चुके हैं। ये 12वां एडिशन रहेगा। इसके अंदर शोकेस होती है लैंड, नेवल और एयर की पावर और होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह, ओके। और ये 2022 में कहाँ होगा? गांधीनगर में। तो इन्होंने केवडिया में यहाँ पर देखा है, पहली बार हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम इन गुजरात। ये मीटिंग हुई थी, डिसाइड किया था कि गुजरात में होगा, और अभी ये होगा कहाँ? 2022 में। देखिए जो लोकेशन है 2022 की वो है गांधीनगर, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ है। डिफेंस एक्सपो 2022 क्या है? देखिए एक हाइब्रिड बिजनेस इवेंट है जिसमें एग्जीबिशन किया जाता है, हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर है, और ये कोई सेंटर है यहाँ पर होगा, ये नाम याद रखना जरूरी नहीं है। मेन बात क्या है कि हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा चीजें बने, तो हम सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर जो स्कीम है उसके तहत, और $5 बिलियन का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हो 2024 तक। याद रखिएगा 2024 तक हम $5 बिलियन का क्या करें? एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट की यहाँ पर बात चल रही है, ओके। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब आ जाइए आगे। देखिए अगली न्यूज हमारे पास है कि इंडियन बायोलॉजिस्ट ने ग्लोबल अवार्ड जीता है, किसके लिए? टर्टल की कंजर्वेशन के लिए। उन्होंने बहुत सारी स्पीसीज को सर्वाइव करवाया है, काम किया उसके ऊपर। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जाम में टर्टल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर बातचीत होती है कि कौन कौन से टर्टल की इन्होंने बात की है। इन्होंने बात किया रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, ठीक है, बटागुर कछुआ, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, ठीक है, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, ये कुछ इन्होंने अपना नाम लिया है यहाँ पर। अब आ जाइए, देखिए टर्टल कंजर्वेशन में शामिल है जैसे टर्टल सर्वाइवल अलायंस हो गई, आईयूसीएन है, ठीक है, फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप है। तो ये बहुत सारी यहाँ पर संगठन होती हैं काम करने के लिए, ओके। अभी अब हम डिस्कस करेंगे टर्टल के बारे में। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और है कि 2011 में आईयूसीएन ने बताया था, आईयूसीएन की फुल फॉर्म देखिए आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, ये इजी है, आप कर लेंगे, इसको गूगल करके भी बता सकते हैं आप आराम से, ठीक है। और बार बार हमने पढ़ा भी आईयूसीएन का। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 25 प्लस जो मोस्ट एंडेंजर्ड टोर्टोइज है और फ्रेश वाटर जो टर्टल्स हैं बेसिकली वो ट्रबल में है। तो देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, आप जान सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, यहाँ से, ओके। देखिए नेक्स्ट न्यूज हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे है कि नॉर्थ कोरिया ने चाइनीज वैक्सीन को रिजेक्ट किया है, यूनिसेफ का ये कहना है। तो यहाँ पर देखिए जो मिलियन डोजेज यहाँ पर आई थी उनको रिजेक्ट किया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है भाई, क्योंकि देखिए आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया बिल्कुल चाइना के पास है, पड़ोसी है। तो यहाँ पर जो कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की वो कौन सी है? प्योंगयांग। ये जो इसकी कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या है कि ह्यूज इकोनॉमिक प्राइस हमें पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। अब यहाँ से ये देखो एक चीज आती है यहाँ पर कि डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन अंडर किसके हिसाब से वैक्सीन हो रही थी डिस्ट्रीब्यूट? ग्लोबल एक्सेस देने के लिए कोवैक्स नाम का प्रोग्राम है, आपको याद रखना है, कोवैक्स प्रोग्राम। देखिए याद तो रखना सब कुछ ही है जो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इनको रिवाइज करेंगे तो अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। तो ये कोवैक्स प्रोग्राम के तहत क्या है कि लो इनकम कंट्रीज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है, वैक्सीन। और अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यूनिसेफ क्या होता है। देखिए अगर हम यूनिसेफ की बात करें, सबसे पहले हम आएंगे इसकी एब्रिवेटेड फॉर्म में, यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, इसको बोलेंगे हम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड।
ये एक यूएन की ही एजेंसी है जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देती है बच्चों को, जो यहाँ पर भी हेल्प हो सकती है, ठीक है। बनाया कब गया है, देखिए इसको 1946 में बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब आज ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसी समय यूएन जनरल असेंबली को भी बनाया गया था, यूएनएससी को भी, तो ये हम संगठन देख चुके हैं, ये सब बातें हो चुकी है हमारी, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आज ये देखिए नॉर्थ कोरिया को अगर हम मैप में देखें, तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ कोरिया बिल्कुल चाइना के पड़ोस में है, इसके इस तरफ है ईस्ट सी जिसको बोलते हैं सी ऑफ जापान, ठीक है। इधर होगा येलो सी और ये गल्फ ऑफ वेस्ट कोरिया यहाँ पर होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कहां पर ये देश है। देखिए नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है, एप्पल फेसेस एंटी ट्रस्ट केस इन इंडिया ओवर एप्स इशू, नॉट प्रॉफिट चैलेंज फर्म्स इन ऐप फी। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो एप्पल जो कंपनी है बेसिकली उसको एंटी ट्रस्ट यहाँ पर इशू फेस करना पड़ रहा है, एक चैलेंज आया है इंडिया के अंदर, क्योंकि उनकी डोमिनेंट पोजीशन बन चुकी है इन द एप्स मार्केट बाय फोर्सिंग डेवलपर्स टू यूज इट्स प्रॉपर्टी इन ऐप परचेज सिस्टम, कि परचेज सिस्टम आप यूज करें। इसके हिसाब से यहाँ पर क्या है कि एप्पल्स इंपोजिशन ऑफ एन इन ऐप फी एट 30% फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेड डिजिटल कंटेंट, ये कुछ फी वगैरह ले रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि किस कंपनी के ऊपर एंटी ट्रस्ट वो आया है, इंपॉर्टेंट है कि एंटी ट्रस्ट ये जो केस है ये होता क्या है। देखिए जो एंटी ट्रस्ट यहां पर है वो कौन सी एक्ट के तहत है इंडिया में, वो है कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। याद रखना ये कौन सी एक्ट है, इसमें कंपटीशन की, देखिए पॉजिटिव कंपटीशन हो कंपनीज के बीच में, एक मोनोपोली ना क्रिएट हो। इज दैट क्लियर। देखिए अगली जो न्यूज हमारे पास यहाँ पर कुछ अवार्ड्स वगैरह आप याद कर सकते हैं स्पोर्ट्स पेज पे, जो माइट भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए कौन से अवार्ड कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सो यस, देखिए ये थी आज की हमारी टॉप न्यूज। इज दैट क्लियर। और जाते जाते हम एक न्यूज और देखते हैं कि अफगान ओरिजिन टेरर एक हमारे लिए प्राइम कंसर्न है, इंडिया ने बोला है। और ये कतर में मीटिंग हुई थी, जैसा कि आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा भी है कि दोहा किसकी कैपिटल आप बताएंगे, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यस आपका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हम बस जो हमारा तालिबान से या कहीं तो अफगान के अंदर जो अभी तालिबान की पावर आ चुकी है, तो उसकी वजह से हमें डर है कि वहां पर टेरर जो हमारा एक प्राइम कंसर्न है, तो उससे हमें एक सावधान रहना पड़ेगा। प्लस हमें देखना पड़ेगा पाकिस्तान तालिबान के रिलेशन कितने मजबूत हो रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो ये सब बातें आज के हिंदू एनालिसिस में हमने पढ़ी है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो थैंक यू एवरीवन।